हेलो नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पाने के लिए। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पटना केस। लीगल हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट केस है पटना केस, और आज इसको हम लोग खत्म करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने आपको राजा नंद कुमार केस पढ़ा चुका है। आज मैं पटना केस पढ़ाऊंगा, कल मैं कौसीजुरा केस पढ़ाऊंगा। तो वो लीगल हिस्ट्री का ये 3 हिस्टोरिक केस है, पटना केस, राजा नंद कुमार केस एंड कौसीजुरा केस। तो पटना केस का सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइम पीरियड। 1777 से लेके 1780 तक ये केस चलता है। तो इस केस को समझने से पहले आपको उस टाइम का थोड़ा हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, है ना। थोड़ा टाइमलाइन पे हम लोग देखते हैं। देखो अपना पटना केस यहाँ पे 1777, यहाँ देखो जहाँ मेरा रेड पेन चल रहा है ना, यहाँ पे पटना केस है। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग टाइमलाइन देखते हैं। इससे पहले आखिर घटना क्या क्या हुई। अब ये सब जो घटना आप देख रहे हो ना पीछे, इसके जस्ट पीछे ये टाइमलाइन पे, ये सब कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगा पटना केस को। कैसे? देखो, सबसे पहले 1772 में जुडिशियल रिफॉर्म होता है। अच्छा, जुडिशियल रिफॉर्म क्यों होता है? जुडिशरी में यदि कोई प्रॉब्लम रहा होगा तभी तो सुधार किया गया होगा, है ना। सिंपल है। यदि जुडिशरी में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तभी सुधार किया होगा। तो इसलिए 1772 में जुडिशियल रिफॉर्म करा जाता है वैरेन हेस्टिंग के द्वारा। और वैरेन हेस्टिंग उस टाइम पे गवर्नर जनरल होते हैं। आप बस 2 मिनट दो मेरे को, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी बस जो मैं टाइमलाइन पे ले जा रहा हूं, जैसे ले जा रहा हूं, आप 5 मिनट दो। आपको यदि मजा नहीं आया आप छोड़ देना वीडियो, ठीक है। देखो 1772 में जुडिशियल प्लान आता है, और इस जुडिशियल प्लान से क्या करा जाता है, जुडिशियल सिस्टम जो उस टाइम का था 1772 का, उसको रिफॉर्म कर दिया जाता है। ठीक है, चलो सर, रिफॉर्म कर दिया जाता है। तो आप थोड़ा सा ना उस टाइम पे क्या सिस्टम था और क्या रिफॉर्म करा गया सिविल जस्टिस में, आप वो देखो। सिविल जस्टिस मतलब सिविल कोर्ट उस टाइम पे कैसे क्या था? 3 कोर्ट होते थे। स्मॉल कॉजेस कोर्ट 1772 की मैं बात कर रहा हूं, है ना। और मुफस्सिल दीवानी अदालत और सदर दीवानी अदालत, ये एपिलेट कोर्ट हुआ करता था। उसके बाद क्रिमिनल जस्टिस कैसे दिया जाता था? सबसे निचली कोर्ट होती थी मुफस्सिल निजामत अदालत, और उससे ऊपरी वाली कोर्ट होती थी सदर निजामत अदालत। ठीक है, ये सिविल जस्टिस सिस्टम, और ये हो गया आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ये मैं 1772 में जब जुडिशियल रिफॉर्म होता है ना, जुडिशियल रिफॉर्म होने के बाद ये कोर्ट सिस्टम होता है उस टाइम के इंडिया में, बेसिकली उस टाइम के बंगाल में, है ना। इंडिया तो नहीं कह सकते, बंगाल में। फिर 1773 में, 1772 में चलो जुडिशियल रिफॉर्म हो गया। 1773 में एक एक्ट लाया जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट। और एक बात मैं आपको बता दूं, यहां पे जितना टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा, हर एक टॉपिक पे लीगल हिस्ट्री के आप प्लेलिस्ट में जाकर देखो, वहां पे वीडियोस अवेलेबल है। रेगुलेटिंग एक्ट से बेसिकली रेगुलेट किया जाता है कंपनी को, सॉरी, रेगुलेटिंग एक्ट से कंपनी को रेगुलेट किया जाता है। इससे रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो। मैं बस अभी थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। रेगुलेटिंग एक्ट 1774, चलो पेन चेंज करता हूं मैं, हाँ 1774। देखो रेगुलेटिंग एक्ट में एक प्रोविजन था, और इससे एक चार्टर आता है 1774। इस चार्टर से एस्टैब्लिशमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट का। ये हमारा कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सुप्रीम कोर्ट। तो आप ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट किससे होता है? चार्टर ऑफ 1774 से। और ईयर 1774 में सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हो चुका है कलकत्ता में, कलकत्ता में स्टैब्लिश हो चुका है। अब देखो जस्ट इसके 1 साल बाद 1774 में एक और जुडिशियल प्लान आता है, एक और जुडिशियल प्लान आता है। और इस जुडिशियल प्लान में क्या होता है, जैसे आपने देखा था ना 1772 में जुडिशियल प्लान आया तो जुडिशरी में कुछ ना कुछ रिफॉर्म किया हो गया हो। सेम उसी तरह से 1774 में जुडिशियल प्लान आया, इससे भी जुडिशरी में रिफॉर्म करा गया। और कैसे क्या क्या रिफॉर्म हुआ आप सेम देख सकते हो। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना, सिविल जस्टिस सिस्टम में थोड़ा सा रिफॉर्म ये करा गया। यहां पे जैसे आज हमारे यहाँ क्या है ना, आप देखना स्टेट है, स्टेट बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है। अब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आपको पंचायत में दिखता होगा बटा हुआ, लेकिन उस टाइम क्या था, बंगाल, पूरा बंगाल को 6 डिवीजन में बांट दिया गया था। पटना, आप देखोगे उस टाइम ढाका, यहाँ पे सब है। जब आप ये वीडियो से देखोगे ना 1774 का, सब क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। बंगाल को बहुत सारे डिवीजन में डिवाइड किया गया, जैसे 6 डिवीजन में डिवाइड किया गया, और डिवीजन को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करा गया। तो सिविल जस्टिस देने के लिए एक नया कोर्ट बनाया गया डिवीजन में, प्रोविंशियल काउंसिल। ये क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आगे ये कोर्ट आएगा। अभी आप ध्यान रखना, 1774 से एक नया सिस्टम लाया गया सिविल जस्टिस सिस्टम में, एक डिवीजन कोर्ट बनेगी, और उसका नाम था प्रोविंशियल काउंसिल। तो मान लो ये बंगाल है, तो बंगाल को हम लोग 6 डिवीजन में बांट देंगे, है ना। और हर एक डिवीजन के लिए एक कोर्ट होगा, उसको बोलेंगे प्रोविंशियल कोर्ट, ठीक है। और इस डिवीजन के अंदर जितना डिस्ट्रिक्ट उतना कोर्ट, उतना मुफस्सिल दीवानी अदालत। तो ये सिविल जस्टिस सिस्टम था
जुडिशियल पेन ऑफ 1774 और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सेम था जो 1772 में था, सदर दीवानी अदालत, सॉरी सदर निजामत अदालत और मुफस्सिल निजामत अदालत, ये एपीलेट कोर्ट और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। चलो ठीक है, अब देखो क्या होता है 17, यहां पे देखना जहां मेरा पेन चलेगा ना उसको देखना, 1775, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा 1775। यहां पे एक केस होता है राजा नंद कुमार, इसके बारे में भी मैंने पूरा डिटेल वीडियोस बना रखा है, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही ये सब होता है, और कैसे क्या होता है जब आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पटना केस 1775। ये देखो पटना केस 1775, और पटना कहां था तो आप उस टाइम के बंगाल में देखो, ये देखो उस टाइम का ये बंगाल है, ये आजिमाबाद जो आप देख रहे हो ना यही आपका पटना है, ठीक है, ये जो आजिमाबाद देख रहे हो यही आपका पटना है, ठीक है। अब सुनो, देखो पटना केस हो गया, उससे पहले राजा नंद कुमार केस हो गया, आपको टाइमलाइन यहां पे दिख रहा होगा, ठीक है। 5 मिनट दो मेरे को, ये राजा नंद कुमार का केस और ये पटना केस, और इसके जस्ट बाद आएगा कौसीजुरा केस। इन तीनों केस में जो प्रॉब्लम था, इन तीनों केस में जो प्रॉब्लम था और रेगुलेटिंग एक्ट की वजह से जो प्रॉब्लम था, रेगुलेटिंग एक्ट और ये तीनों केस में जो प्रॉब्लम था ना, इन सब का सॉल्यूशन देखो, इन सब में जो डिफॉल्ट था ना, इस सब में जो डिफेक्ट था ना, इसका सॉल्यूशन करा जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट से। किससे करा जाता है? 1781 में एक एक्ट आएगा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और इस सेटलमेंट एक्ट से पूरा सेटल किया जाएगा। इसमें जो भी इशू था राजानंद कुमार केस में, अच्छा इशू रहा होगा तभी तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं केस, कुछ ना कुछ इशू रहा होगा तभी पढ़ रहे हैं। तो इन तीनों केस में और रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी इशू था, उन सब इशू को सॉल्व करा गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में। तो बेसिकली मैं इसलिए इसको कवर किया कि आप रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े होगे, आप सुप्रीम कोर्ट पढ़े होगे, तभी ये तीनों केस पढ़ना पड़ रहा है ना आपको। सुप्रीम कोर्ट पढ़ा आपने इसलिए तीनों केस पढ़ना पड़ रहा है। ये तीनों हिस्टोरिक केस जब आप पढ़ लोगे, उसके बाद आखिर ये सब में जो प्रॉब्लम था ना, उस प्रॉब्लम को, ये सब जो केस में डिफेक्ट था ना, वो सब डिफेक्ट को सॉल्व करा जाता है ये एक्ट ला करके। मतलब मान लो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में प्रॉब्लम है, इन सब केस में आप देखोगे क्या सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में प्रॉब्लम होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्लियर कब होगा? इस एक्ट से, एक्ट ऑफ सेटलमेंट से। मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं, जब आप एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ोगे ना, चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है, तो आपको इजीली समझ में आएगा, अच्छा एक्ट ऑफ सेटलमेंट में ये सब चीज करा गया। चलो अब थोड़ा हम लोग देखते हैं। देखो यदि यहां तक क्लियर हो गया तो मैं थोड़ा इसको इरेज कर लेता हूं। देखो अब हम लोग देखेंगे ना 1777, जबकि ये केस है ना, जब मान लो कि ये केस है 1777 का, तो उस टाइम का जुडिशियल सिस्टम अपने को देखना पड़ेगा। उस टाइम का जो जुडिशियल सिस्टम होगा ना, वो अपने को पहले समझना पड़ेगा, फिर अपन अच्छे से समझ में आएगा ये केस। तो ये इंडिया का मैप देख लो, ये मैप उसी टाइम का आसपास का है, और वो जो एरिया आपको दिख रहा है ना, उतना ही एरिया पे ब्रिटिश का टेरिटरी है, ठीक है। चलो ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि आपको समझने में, आपने देखा ना सिविल के लिए 3 केसेस, 3 कोर्ट होता था, एक मुफस्सिल दीवानी अदालत, फिर उससे ऊपर प्रोविंशियल काउंसिल, फिर एपीलेट कोर्ट, सदर दीवानी अदालत। तो किसी का यदि कोई डिस्प्यूट है तो वो कहां जाएगा? मुफस्सिल दीवानी अदालत या फिर प्रोविंशियल काउंसिल में। और यहां पे यदि सॉल्व नहीं होगा तो कहां जाना पड़ेगा इसको? सदर दीवानी अदालत में, है ना। और किसी का मान लो इस टाइम पे 1777 के पास यदि किसी को मान लो क्रिमिनल मैटर में कोई प्रॉब्लम है ना, कोई क्रिमिनल डिस्प्यूट हो गया, तो वो कहां जाएगा? मुफस्सिल दीवानी अदालत, सॉरी मुफस्सिल निजामत अदालत। और एपीलेट में जाना है तो कहां जाएगा? सदर निजामत अदालत, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं 1777 का जुडिशियल सिस्टम बता रहा हूं। जैसे आज हमारे यहां जुडिशियल सिस्टम है ना, लोअर कोर्ट मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, एग्जैक्टली वैसा 1777 में जुडिशियल सिस्टम था, ठीक है। और कंपनी कोर्ट उसको बोलते थे। कंपनी कोर्ट 2 तरह का होता था, एक सिविल के लिए और एक क्रिमिनल के लिए। सिविल के लिए ये तीनों और क्रिमिनल के लिए ये दोनों। उसके बाद एक और कोर्ट होता था, क्राउन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1774 के चार्टर के द्वारा हुआ। और ये सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता तक था, ध्यान रखना आप।
सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता पे था, और जब इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ ना वहां पे जुरिस्डिक्शन दिया हुआ था कि इसका जुरिस्डिक्शन भाई कलकत्ता तक है। तो दो तरह का कोर्ट पढ़ लिया हम लोग, कंपनी कोर्ट एंड क्राउन कोर्ट। 1777 में ऐसा एग्जिस्ट करता है। तो अब जो पटना केस होगा तो हम लोग देखेंगे पटना केस में आखिर केस कहां जाएगा। देखो सिविल मैटर है ना, तो आप भी दिमाग लगा सकते हो कि इन दोनों कोर्ट में से कहीं पे केस फाइल होगा। पटना केस का जो केस है, पटना केस जो ये आपके पास है, इसमें कहां पे केस फाइल होगा, प्रोविंशियल काउंसिल में या फिर मुफस्सिल दीवानी अदालत। चलो जब हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कहां पे कोर्ट ये फाइल होता है, सॉरी किस कोर्ट में ये केस फाइल होता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, उस टाइम पे ये है इंडिया, सॉरी उस टाइम पे बंगाल ब्रिटिश, ये बंगाल है और यहां पे ब्रिटिश का टेरिटरी था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का टेरिटरी है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रूल करने के लिए एक गवर्नर जनरल होता था और उसके 4 का काउंसिल होता था, ठीक है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। और उस टाइम पे गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग थे और ब्रेविल, मॉनसून और ये सब उसके 4 काउंसिल मेंबर होते थे, ठीक है। यहाँ पे 4 काउंसिल मेंबर, इसके 4 मेंबर होते थे और ये 4 मेंबर मिलके काउंसिल बनाता था। तो बेसिकली पूरा बंगाल को चलाने के लिए एक गवर्नर जनरल और उसके 4 काउंसिल मेंबर, ठीक है। और यही 4 काउंसिल मेंबर और गवर्नर जनरल सदर दीवानी अदालत का जजेस भी होता था, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बहुत सारा बेसिक्स हम लोग पढ़ लिए, अभी तक हम लोग केस पे नहीं गए। यदि ये सब क्लियर है ना आपका, आप डायरेक्ट स्किप भी कर सकते थे, लेकिन यदि ये सब आपका क्लियर है तो आपको समझने में इजी होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, देखो पटना केस जो है ना, इसका लीगल हिस्ट्री में इतना इंपॉर्टेंस क्यों है ना। पटना केस जो, ये जो केस इतना सारा बहुत बार क्वेश्चन भी आता है, ये जो केस है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ना। तो इसके पीछे रीजन ये है कि ये जो केस है ना, ये एक्सपोज करता है इस टाइम का, ये जो 77 का आप जो 77 का जो आप जुडिशियल सिस्टम देख रहे हो ना, इसमें क्या डिफॉल्ट था, ठीक है, इसमें क्या डिफेक्ट है, इसको दिखाता है कौन सा केस, पटना केस। ये जब आप पटना केस पढ़ोगे ना, आप देखोगे कि इस टाइम के जुडिशियल सिस्टम में क्या डिफेक्ट है वो दिखाएगा। और आपको एक चीज और दिखाएगा ये केस, कि ये जो क्राउन कोर्ट देख रहे हो ना आप, सुप्रीम कोर्ट, इस सुप्रीम कोर्ट का क्या कंपनी के ऑफिसर्स पे जुरिस्डिक्शन है। ये जो सुप्रीम कोर्ट है, क्या इसके सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कंपनी के जुडिशियल ऑफिसर पे है या नहीं, ये चीज भी हम लोगों को इस केस से पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो एक कोर्ट देख रहे हो आप, प्रोविंशियल काउंसिल, ये जो प्रोविंशियल काउंसिल अदालत देख रहे हो, क्या ये इसका बनना लीगल था, इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ प्रोविंशियल काउंसिल का, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, क्या वो लीगल था। तो बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे लीगैलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल, ये हम लोगों को इस केस से पता चलेगा। और इस केस से एक चीज और हम लोगों को पता चलेगा, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, और देखो ये काउंसिल का जो मेंबर है, मतलब आप इसको ऐसे बोल सकते हो, सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम काउंसिल, ये हो गया सुप्रीम काउंसिल और ये हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट। इन दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट भी हम लोगों को पता चलेगा इस केस से, ठीक है। तो इस केस पे थोड़ा सा लाइट इस पे भी डाला जाएगा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम काउंसिल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। ये था बैकग्राउंड इस केस का। बैकग्राउंड नहीं कह सकते हो आप, आपको इस केस पढ़ने से पहले आपको इतने बेसिक्स आना चाहिए, है ना। ये बेसिक्स यदि आपके क्लियर है तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा ये केस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। चलो अब हम लोग देखते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस। बेसिकली कैरेक्टर कौन कौन सा है इसमें, थोड़ा उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस केस में 3 मेन कैरेक्टर है, शहबाज बेग, नादिरा बेगम और उसके नेफ्यू बहादुर बेग। चलो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले ये जो पर्सन आप देख रहे हो ना, शहबाज बेग खान, ये बेसिकली काबुल के नेटिव थे। काबुल मीन्स आज का जो अफगानिस्तान देखते हो ना, वहां के ये नेटिव थे और ये अफगानिस्तान से इंडिया आए थे काम करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने के लिए ये अफगानिस्तान से आए थे इंडिया और रिटायरमेंट तक ये काम करते हैं। रिटायरमेंट के बाद ये यहीं पे सेटल्ड हो जाते हैं अपनी वाइफ नादिरा बेगम के साथ, ठीक है। नादिरा बेगम, ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो ना, ये शहबाज बेग खान की वाइफ थी।
इसके साथ ये पटना में रिटायरमेंट के बाद, कंपनी से रिटायरमेंट के बाद ये उसके साथ सेटल हो जाते हैं। और कुछ टाइम बाद ये अपने नेफ्यू मीन्स जानते हो ना, भतीजे, ये भतीजे को इनवाइट करते हैं। इसका भतीजा था नेफ्यू बहादुर है कि भाई तुम आओ उधर से हमारे साथ रहो। देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रहा बहादुर बेग, इसको ये इनवाइट करते हैं, ठीक है, तुम आओ हमारे साथ रहो। क्यों? क्योंकि बहादुर बेग और नादिरा बेगम को कोई अपना खुद का बच्चा नहीं था, ठीक है, तो अपना खुद का इसको बच्चा नहीं था, तो ये इनवाइट करते हैं कि बहादुर तुम आ जाओ यहाँ पे और हमारे साथ ही रहो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है कहानी। एक बारी क्या होता है, ये जो शहबाज बेग खान है ये अपना डिजायर एक्सप्रेस करते हैं। डिजायर क्या एक्सप्रेस करते हैं कि मैं चाहता हूं बहादुर को अडॉप्ट कर लूं एज ए बेटा, एज ए सन। देखो ये है तो नेफ्यू, लेकिन एक बार ये अपना डिजायर एक्सप्रेस करते हैं बहादुर बेग कि मैं चाहता हूं बहादुर बेग को ना अडॉप्ट कर लूं एज ए सन, क्योंकि इनके पास खुद का अपना सन तो था नहीं। ये बस डिजायर एक्सप्रेस करते हैं, यहां पर ध्यान देना, ये ऑफिशियली ऐसा करते नहीं है। अब जब तक ये ऑफिशियली ऐसा करते कि ये जब तक ऑफिशियली अडॉप्ट करते बहादुर बेग को, तब तक इनका डेथ हो जाता है, तब तक ये चले जाते हैं दुनिया छोड़ के बहादुर बेग। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब कोई पर्सन का डेथ होता है तो उसके बाद उसका कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी भी तो बचता है कि नहीं? प्रॉपर्टी तो बचता है। तो देखो, अब जब ये शहबाज बेग यहां से चला गया, दुनिया से चला गया, तो ये अपना कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी छोड़ के गया होगा। और अभी तक क्या सीन है, नादिरा बेगम इसकी वाइफ है और नेफ्यू है बहादुर बेग, जो खुद को क्लेम कर रहा है कि शहबाज बेग ने मुझे बेटा मान लिया है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। उसने बस एक्सप्रेस किया था कि मैं चाहता हूं कि बहादुर बेग को हम लोग बेटा अडॉप्ट कर ले। ठीक है, तो शहबाज बेग यहां से चला जाता है और अपना कुछ प्रॉपर्टी छोड़ के चला जाता है। और ये जो प्रॉपर्टी छोड़ के जाता है, उस प्रॉपर्टी में क्या होने लगता है, अब डिस्प्यूट। अब बेसिकली अब क्या होता है, देखो शहबाज बेग तो चला गया है, शहबाज बेग चला गया है, बहादुर बेग नेफ्यू और नादिरा बेगम उसकी विडो, ठीक है, जो उनकी वाइफ थी पहले। अब इन दोनों के बीच में प्रॉपर्टी के लिए स्ट्रगल होगा। ये बोलेगा कि देखो उन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया था एज ए सन, सारा प्रॉपर्टी मेरा हो जाए। नादिरा बेगम बोलेगी कि वो मेरे हस्बैंड थे तो उनके सारे प्रॉपर्टी मेरे हो जाना चाहिए। ऐसा इन दोनों के बीच में होगा, ऐसा तो हम लोग को लॉजिक से भी लगता है, सेंस भी बताता है ना। तो चलो ठीक है, ये कहानी है, डेथ हो चुका है शहबाज बेग का। अब देखते हैं आगे होता क्या है। ठीक है भाई, अब ये तो हम लोग समझ गए कि ये दोनों खुद को क्लेम कर रहे हैं कि इंटायर प्रॉपर्टी मेरा हो जाना चाहिए, और ये बोल रही है नादिरा बेगम कि इंटायर प्रॉपर्टी मेरा हो जाना चाहिए। तो ये जो उसका बेटा मतलब नेफ्यू जो था बहादुर बेग, ये क्या करता है, कोर्ट में जाके, अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 1717 में एग्जिस्टिंग जुडिशियल सिस्टम क्या था, आप मुझे बताओ। एक सेकेंड पॉज लो, आप मुझे बताओ कि यहां पे अभी जुडिशियल सिस्टम क्या है। तो आपको मैंने बताया था ना यहाँ पे, अच्छा देखो, प्रॉपर्टी का है तो कौन सा केस, सिविल या क्रिमिनल? तो सिविल होगा। सिविल के लिए आपको याद होगा 3 तरह का कोर्ट होता था। एक होता था मुफस्सिल दीवानी अदालत, एक होता था प्रोविंशियल काउंसिल, एक होता था सदर दीवानी अदालत। ठीक है, तो बहादुर बेग जो नेफ्यू था वो जाता है प्रोविंशियल काउंसिल। कहां जाता है भाई, ये प्रोविंशियल काउंसिल में, आप देखो यहां पे मैंने ना एक फोटो लगाया है, ये प्रोविंशियल काउंसिल। ठीक है, ये लोग पटना में रहते थे, तो पटना एक डिवीजन था, डिवीजन कोर्ट होता था। आपको मैंने बताया था बंगाल को ना ये लोग 6 डिवीजन में बांट रहे थे, तो उसी में से एक डिवीजन था पटना, और पटना में भी था प्रोविंशियल काउंसिल, ये है सिविल कोर्ट। ठीक, तो प्रोविंशियल काउंसिल में ये जो बेटा है, नेफ्यू जो है बहादुर बेग, ये जाके एक पिटीशन फाइल करता है। ठीक है, पिटीशन फाइल करता है, कोई दिक्कत यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सिविल केस मैंने समझा दिया, सिविल केस के लिए इस टाइम पे 3 कोर्ट होता था, उसमें से प्रोविंशियल काउंसिल में जाके बहादुर बेग एक पिटीशन फाइल करता है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब पिटीशन फाइल करके क्या क्लेम करेगा, ऑब्वियसली ये क्लेम करेगा कि इंटायर प्रॉपर्टी जो शहबाज बेग का वो मेरा है, क्योंकि उन्होंने मुझे बेटा मान लिया है। और लेकिन आपको क्या ध्यान में है, उसने बस एक्सप्रेस किया था, ऑफिशियली ऐसा कुछ अडॉप्ट नहीं किया था। चलो अब हम लोग देखते हैं कि बहादुर बेग और नादिरा बेगम जा चुकी है कोर्ट। कहां जा चुकी है भाई, कोर्ट जा चुकी है, और इनके बीच में हम लोग देखेंगे
क्या अभी आर्ग्यूमेंट चलेगा। ठीक है, ये जो जहां मेरा अभी पेन चल रहा है ना, ये मान लो कोर्ट है, यहाँ पे नादिरा बेगम और यहाँ पे शहबाज बेग जा चुके हैं। चलो दिखाते हैं हम। देखो ये नादिरा बेगम और सॉरी ये नादिरा बेगम, ये बहादुर बेग। अब ये दोनों कोर्ट जा चुके हैं, सिविल कोर्ट, दीवानी कोर्ट जिसको बोल सकते हो तुम। अब देखते हैं यहाँ पे होता है क्या। सबसे पहले बहादुर बेग जो पिटीशन फाइल किया, वो बोलता है, यहाँ पे देखो मैंने बहुत अच्छे से ना इस तरह से लिखा है इसको कि आप जब पढ़ोगे ना, जब आपको ये नोट्स जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आप इजिली समझ सकते हो। सबसे पहले बहादुर बेग ये कोर्ट को बताता है कि सर आई एम द एडॉप्टेड सन ऑफ शहबाज बेग। देख रहे हो, ये बताता है कि शहबाज बेग का मैं एडॉप्टेड सन हूं एज पर द ट्रेडिशन, सारा प्रॉपर्टी मेरा हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं उनका बेटा हूं, शहबाज बेग का मैं बेटा हूं। ताकि बहादुर बेग बोलता है शहबाज बेग का मैं बेटा हूं एज पर ट्रेडिशन, सारा जो उनका इंटायर प्रॉपर्टी पे किसका राइटफुल ओनर है? मेरा। चलो ठीक है भैया। उसके बाद नादिरा बेगम भी कोर्ट जाती हैं। ये कोर्ट में बोलती है सर ये जो बात बता रहा है ना बहादुर बेग, ये ये बेसिकली फॉल्स है, ये फॉल्स है। मेरा जो हस्बैंड है, मेरे जो हस्बैंड थे बहादुर बेग, सॉरी मेरे जो हस्बैंड थे शहबाज बेग, उन्होंने सिर्फ ऐसा एक्सप्रेस किया था कि मैं चाहता हूं बहादुर को अडॉप्ट करना एज ए सन, लेकिन उन्होंने लीगली ऐसा कभी किया नहीं था। ठीक है, ये आप समझ रहे हो ना। नादिरा बेगम ने ऐसा बताया कोर्ट को कि एग्जीक्यूट करने से पहले ही उनका डेथ हो गया और वो चले गए। तो अभी यदि करंट स्टेटस आप देखोगे बहादुर बेग का, तो वो हमारा बेटा तो है ही नहीं, क्योंकि हमने उसे तो अडॉप्ट किया नहीं। सिंपल। तो सारा प्रॉपर्टी जो मेरे हस्बैंड का है वो मेरा हो जाना चाहिए, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो मुझे एज ए गिफ्ट के रूप में सारा प्रॉपर्टी उन्होंने मुझे दे दिया था। ऐसा कौन बोलती है? नादिरा बेगम कोर्ट में। ठीक है, कि इंटायर प्रॉपर्टी वुड बी माइन अदर वे बिकॉज माई हस्बैंड हैज गिवन इट टू मी। अच्छा, इनको जो दिया किसके अंडर? अंडर यू कैन से गिफ्ट होता था, हिबानामा। जब आप मुस्लिम लॉ पढ़ोगे तो वहां पे गिफ्ट को क्या बोलते हैं? हिबा, है ना। तो जो डिड होता है, गिफ्ट का डिड, उसको बोलते हैं हिबानामा। ठीक है, यहां तक कहानी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नादिरा बेगम और बहादुर बेग के बीच में कोर्ट में कैसे बातचीत होता है ये आपने देख लिया। और नादिरा बेगम क्लेम कर रही है कि इंटायर प्रॉपर्टी मेरा हो जाना चाहिए, और बहादुर बेग क्लेम कर रहा है कि उन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया था, इंटायर प्रॉपर्टी मेरा हो जाना चाहिए, है ना। अब देखते हैं हम लोग, ये जो नादिरा बेगम है, ये जो क्लेम कर रही है कोर्ट में कि इंटायर प्रॉपर्टी मेरा हो जाना चाहिए, उन्होंने मुझे गिफ्ट के रूप में दिया था, है ना। तो नादिरा बेगम जो क्लेम कर रही थी प्रॉपर्टी, वो 3 डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, ये देख लो, नादिरा बेगम जो क्लेम कर रही है कोर्ट में कि ये इंटायर प्रॉपर्टी मेरा हो जाना चाहिए, वो 3 डॉक्यूमेंट पे। कौन कौन सा? डॉवर डीड मतलब मेहरनामा, दूसरा गिफ्ट डीड जिसको हम बोलते हैं हिबानामा, और तीसरा एक्नॉलेजमेंट जिसको हम बोलते हैं इकरारनामा। ठीक है, ये तीनों के बेस पे क्लेम करती है नादिरा बेगम कोर्ट में कि ये प्रॉपर्टी, सारा इंटायर प्रॉपर्टी मेरा हो जाना चाहिए। अब देखो यहां से थोड़ा सा टेक्निकल चीज है। यहां आप देख लिए क्या कि एक कोर्ट है, इस कोर्ट में 2 पार्टी कोर्ट गया है और इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत बातचीत हुआ है, ये हम लोग देख चुके हैं। अब देखो कोर्ट का क्या स्टैंड है। आप तो बस यहां तक देखें कि इन दोनों के बीच में ये दोनों क्या खुद को क्लेम कर रहे हैं, ये हम लोग देख ली। अब भैया ये भी तो देखे कोर्ट का क्या क्लेम है। कौन सा कोर्ट में गया था, कोई बताओ मुझे? तो ये गए थे प्रोविंशियल काउंसिल में। प्रोविंशियल काउंसिल ने इस केस को डिसाइड ही नहीं किया। इन दोनों का जो आर्ग्यूमेंट था उसको सुन के केस को डिसाइड ये नहीं करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, प्रोविंशियल काउंसिल केस को ये पास कर देते हैं। किसको पास कर देते हैं? उस टाइम पे जो मोहम्मदन लॉ ऑफिसर होते थे उसको बोलते थे काजी और मुफ्ती। ठीक है, मान लो ये है काजी और ये है मुफ्ती। कायदा से इन दोनों का आर्ग्यूमेंट को कोर्ट को सुनना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया, सुना ही नहीं। ये कोर्ट डायरेक्ट क्या किया, इन दोनों का मैटर को दे देता है इसके पास, काजी और मुफ्ती को। क्यों? क्योंकि ये मोहम्मदन लॉ ऑफिसर थे। ठीक है, कि भैया ये जो केस है इसको तुम दोनों सुनो और डिसाइड करो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है?
आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद प्रोविंशियल कोर्ट क्या करता है, आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद प्रोविंशियल कोर्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि एक काजी और एक मुफ्ती को अपॉइंट कर दिया जाए, और अपॉइंट करने के बाद वो इस चीज को देखे, मतलब इन दोनों का जो प्रॉपर्टी है और जो डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट खुद को क्लेम कर रही है, इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, तो ये जो काजी और मुफ्ती है ना, ये लोग जाके, ये काजी और मुफ्ती जाके ये डॉक्यूमेंट को देखेंगे, क्या हाँ ये डॉक्यूमेंट सही है या गलत है, जो भी है उसको जाके देख के एक रिपोर्ट फाइल करेंगे, और जो प्रॉपर्टी है उसको डिवाइड कर देंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, है ना। यहां तक कोई दिक्कत है? ये काम कौन कर देता है? प्रोविंशियल कोर्ट। 2 ऑफिसर अपॉइंट कर देगा, मुफ्ती एंड काजी। अब चलो देखते हैं हम लोग, ये जो मुफ्ती है और ये जो काजी है, ये मोहम्मदन लॉ ऑफिसर, ये लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये लोग जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन अपना स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट जब करते हैं तब इनको ये पता चलता है, ये लोग को ये पता चलता है कि फाइनल रिपोर्ट में ये पहुंचते हैं, देखो जब मैं नीचे बताऊंगा ना आपको तो समझ में आएगा। कहाँ गया पेन? हाँ, तो जब ये लोग काजी और मुफ्ती जब कंडक्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन, वहां पे ये पता चलता है कि नादिरा बेगम के पास ये डॉक्यूमेंट तो है ही नहीं, ये डॉक्यूमेंट है ही नहीं, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट है भी तो वो फर्जरी है, ऐसा ऐसा ये लोग बताते हैं। आप आगे देखोगे जब मैं आपको बताऊंगा। और ये जो गिफ्ट डीड है, एक्नॉलेजमेंट डीड है, ये सब इनवैलिड है, ऐसा ये बताते हैं। और डोवर डीड तो इनके पास होता ही नहीं है। ये 3 डॉक्यूमेंट आपने देखा ना, ये जो डोवर डीड है मतलब मेहरनामा, ये इनके पास है नहीं। उसके बाद गिफ्ट डीड और एक्नॉलेजमेंट, ये दोनों फॉर्ज है, मतलब फर्जरी है, ठीक है। ऐसा इनको पता चलता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, किसको? काजी और मुफ्ती को, ठीक है भाई। चलो एक बात मैं आपको यहां बता दूं, अब देखो जब प्रोविंशियल काउंसिल अपना मैटर को ट्रांसफर कर रहा था ना मुफ्ती और काजी के पास, तभी ये बोल दिया कि देखो भैया आपको क्या करना है, जाके इन्वेस्टिगेशन करना है, उसके बाद रिपोर्ट जब आप सबमिट करोगे, रिपोर्ट के बाद जो भी प्रॉपर्टी होगा उसको आपको अलॉट कर देना। प्रॉपर्टी का क्या करना है भाई? अलॉट कर देना। प्रॉपर्टी का जो शेयर है ना उसको अलॉट कर देना है। और ये जो अलॉटमेंट होना चाहिए, आप जो प्रॉपर्टी बांटोगे, ये बहादुर बेग और नादिरा बेगम के बीच में जो आप प्रॉपर्टी बांटोगे, ये किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? ये मोहम्मदन लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी आप बांटोगे, ये नादिरा बेगम और ये बहादुर बेग के बीच में, ये मोहम्मदन लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा कौन बोल देता है? प्रोविंशियल काउंसिल ऐसा बोल के अपना छुट्टी छुड़ा लेते हैं ये लोग, ठीक है भैया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ। इन्वेस्टिगेशन चालू होने के बाद क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता रखा। लेकिन एक चीज यहाँ क्या ध्यान रखना है, इन्वेस्टिगेशन जब होता है ना, नादिरा बेगम के साथ बहुत बदसलूकी किया जाता है, बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है, समझ रहे हो। बहुत अच्छे से इनको ट्रीट नहीं किया जाता, नादिरा बेगम को इनको रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है। तो ये क्या करती है, अपना घर छोड़ के, हाउस छोड़ के ये चले जाती है, एक दरगाह में शरण ले लेती है नादिरा बेगम। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे, उसका हिसाब करेंगे। चलो भैया, कोर्ट का ऑर्डर था कि इन्वेस्टिगेशन करना है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आपको एक रिपोर्ट सबमिट करना है काउंसिल को। और इन्होंने क्या किया, ये जो काजी और ये मुफ्ती, इन दोनों ने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इन्होंने क्या किया, फाइनल रिपोर्ट लाया। और ये रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? प्रोविंशियल काउंसिल को। काउंसिल को रिपोर्ट सबमिट किया। उसके बाद काजी और मुफ्ती ये दोनों कुछ न कुछ रिकमेंडेशन तो देगा ना भाई रिपोर्ट में। तो देखते हैं हम लोग क्या रिकमेंडेशन दिया इन्होंने रिपोर्ट में। सबसे पहले ये लोग ऐसा बताते हैं कि देखो सर, कोर्ट को ऐसा बताते हैं कि डोवर डीड सबसे पहले नादिरा बेगम प्रोड्यूस नहीं कर पाई, है ना। और ये तीनों डॉक्यूमेंट जिसपे कि वो क्लेम करती थी कि सारा प्रॉपर्टी मेरा होना चाहिए, तो डोवर डीड सर वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। दूसरा, एक्नॉलेजमेंट डीड जो है, एक्नॉलेजमेंट डीड मतलब इकरारनामा, इकरारनामा जिसको बोलते हैं, इकरारनामा, इकरारनामा, ठीक है, इकरारनामा। और जो गिफ्ट डीड है जिसको हम लोग बोलते हैं हिबानामा, ठीक है, हिबानामा और इकरारनामा, दोनों जो इन्होंने दिखाया है हम लोगों को सर, वो दोनों फॉर्ज है और वो दोनों
इनवैलिड है। ऐसा कौन बताते हैं? ये मुफ्ती और काजी। ठीक है, ये जो काजी है और ये जो मुफ्ती है, ये दोनों ऐसा कोर्ट को बताते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, और ये जो जो डेथ हुआ था जिनका, शहबाज बेग है ना, शहबाज बेग, तो उस डिजीज पर्सन मतलब शहबाज बेग का डेथ के बाद उसका जो प्रॉपर्टी है उसको 4 भाग में डिवाइड कर दिया जाएगा। कितने भाग में भाई? 4 भाग में, मतलब 4 शेयर हो जाएगा। 4 शेयर में 3 शेयर दिया जाएगा बहादुर बेग, जो उसका नेफ्यू था, जो खुद को क्लेम करता था कि मैं उनका बेटा हूं। तो किधर गया पेन? देखो यहाँ पे 3 शेयर किसको मिलेगा? बहादुर बेग को। और जो 4th शेयर है वो किसको मिलेगा? नादिरा बेगम को। ठीक है, और ये जो डिवीजन ये लोग किए थे किसके बेस पे? इन अकॉर्डिंग टू मोहम्मदन लॉ। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग समझ चुके हैं कि जो प्रॉपर्टी है शहबाज बेग का वो किसको चला गया? तो 1/3 गया है, मतलब 3 शेयर्स गया है किसके पास? बहादुर बेग के पास। और 4th शेयर गया है नादिरा बेगम के पास। चलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो हम लोग देख लिए कि प्रोविंशियल काउंसिल के पास काजी और मुफ्ती अपना रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं, और रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशन दिए, 3 शेयर मिल जाना चाहिए बहादुर बेग को, 1 नादिरा बेगम को, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। प्रोविंशियल काउंसिल ऑफ पटना ये जो रिपोर्ट दिए थे उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है, और जो प्रॉपर्टी का डिवीजन इन्होंने बताया था 3-1, ये हो जाएगा नादिरा बेगम और ये बहादुर बेग। इस अरेंजमेंट को ये जो प्रोविंशियल काउंसिल है ये एक्सेप्ट कर लेता है, और ऑर्डर भी दे देता है कि हाँ, डिवीजन जो होगा प्रॉपर्टी का इसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है भैया, कोई बात नहीं। प्रोविंशियल काउंसिल का डिसीजन आ चुका है, प्रोविंशियल काउंसिल का डिसीजन आ गया है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ऊपर जाएगा, सिंपल सी बात है। प्रोविंशियल काउंसिल का डिसीजन आया है, प्रॉब्लम होगा तो ऊपर जाएगा मतलब अपील में जाएगा। अपील में जाने से पहले हम लोग देखते हैं थोड़ा सा यहाँ का एग्जिस्टिंग जुडिशियल सिस्टम, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता रखा है। कंपनी कोर्ट एंड क्राउन कोर्ट। केस कहाँ पे है? ये देखो, सिविल मैटर के लिए केस कहाँ पे है? प्रोविंशियल काउंसिल में। ये सब मैं इसलिए लिख देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो। देखो, अभी के लिए एग्रीड पार्टी कौन है? नादिरा बेगम, क्योंकि उसको 1 शेयर मिला है ना। तो नादिरा बेगम जो है ये क्या करेगी? अपील फाइल करेगी। कहां पे? देखो, प्रोविंशियल काउंसिल से अपील कहां जाएगा? सदर दीवानी अदालत। तो ये सदर दीवानी अदालत में अपील फाइल की, कोई दिक्कत है यहां तक। और सदर दीवानी अदालत का जज कौन होता था? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता था? गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल। गवर्नर जनरल कौन था? वैरेन हेस्टिंग, और उसके काउंसिल में टोटल 4 मेंबर थे। ठीक है, कोई क्लियर? एकदम क्लियर। देखो, डिसीजन आया प्रोविंशियल काउंसिल का। उसके बाद जो नादिरा बेगम है, जो एग्रीव्ड पार्टी है, वो जाएगी अभी कहां? सदर दीवानी अदालत अपील में। सदर दीवानी अदालत जाएगी अपील में। उसके बाद सदर दीवानी अदालत ऑफ कलकत्ता में कौन कौन था? गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल। तो देखो क्या होता है, जब ये अपील लेके यहां आती है ना, बहुत लंबे समय तक कोई एक्शन ही नहीं लिया जाता है, इसके अपील का कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। ठीक है, और उस टाइम सदर दीवानी अदालत के प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन था? जस्ट मैंने बताया आपको, वैरेन हेस्टिंग। और पट्टा प्रोविंशियल काउंसिल के कौन थे? मिस्टर इवान, है ना। ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, बस मैंने ऐसे लिख दिया। यदि आप पढ़े होगे तो आपको पहले से ही पता होगी। जब आपने ये जुडिशियल प्लान पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा। रेगुलेटिंग एक्ट यदि आपने पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा। सुप्रीम कोर्ट यदि आपने पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा। सरीलिजाम पे होगी, वहाँ के होंगे जजेस। चलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो, बहुत लंबे समय तक ना इनका जो केस है नादिरा बेगम जी का, इनका केस पेंडिंग ही रह जाता है, कोई सुनवाई नहीं होता है। तो नादिरा बेगम जो है ना, परेशान होके क्या करती है? परेशान होके केस फाइल कर देती है सुप्रीम कोर्ट में। मेन कहानी गड़बड़ यहीं से होता है। देखो, ये इसको केस यहाँ पे था तो ये यहाँ करना चाहिए था, लेकिन अपील में कोई इसका सुनवाई नहीं होता है। तो नादिरा बेगम क्या करती है? केस फाइल कर देती है सुप्रीम कोर्ट पे। ठीक है भैया,
अब देखो इसमें एक चीज क्या था इंपॉर्टेंट, ये जो केस फाइल करती है, चलो ठीक है केस फाइल करती है, केस फाइल जो करती है ना, ये केस फाइल किसके किसके अगेंस्ट करती है, इसको आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो ये केस फाइल करती है बहादुर बेग के अगेंस्ट, उसके बाद जो उस केस को सुनने वाला काजी था और जो मुफ्ती था, इन दोनों के अगेंस्ट। किस चीज के लिए? असॉल्ट, यहाँ पे खैर नीचे मिले आपको, असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इम्प्रिजमेंट और इसका घर फोर्सफुली घुसने के लिए ये 4-5 चार्जेस लगाती है नादिरा बेगम और केस फाइल कर देती है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और उसके बदले ये 6 लाख रुपीस का डैमेजेस क्लेम करती है। कितने लाख का? 6 लाख का। देखना लास्ट में इसको 3 लाख मिलेगा भी, ठीक है भाई। चलो यहाँ तो बहुत इजी है, ये डायरेक्ट जाके केस फाइल कर देती है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं हम लोगों को कोई सुनवाई होता है कि नहीं। ओ भैया, चलो नादिरा बेगम सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दी, ठीक। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, डैमेजेस क्लेम करती है 6 लाख रुपीस का, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। काजी और मुफ्ती के अगेंस्ट केस फाइल करती है असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इम्प्रिजमेंट के लिए, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और बहादुर बेग के अगेंस्ट तो करती ही करती है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, ये रहा सुप्रीम कोर्ट और ये जाके केस फाइल कर चुकी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट एक रीट जारी करता है, रीट ऑफ कैपेसियस ऐसे बोलते हैं इसको, ठीक है। तो बेसिकली इस रीट में क्या होता है ना, वारंट इशू होता है अरेस्ट का, ठीक है, वारंट ऑफ अरेस्ट बोलते हैं इसका मतलब, ठीक है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट वारंट इशू करता है ना, इससे क्या होता है, जो डिफेंडेंट थे बहादुर बेग, काजी और मुफ्ती, इसको क्या कर लिया जाता है भैया, इसको कर लिया जाता है अरेस्ट। अच्छा ये लोग कहाँ रहते थे? प्रोविंशियल कोर्ट पटना, तो आपको समझ में आ गया होगा कहाँ रहते थे ये लोग, पटना में रहते थे। और हमने क्या पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कलकत्ता तक होता है ना। खैर, तो बहादुर बेग, काजी, मुफ्ती ये लोग पटना में थे और एक रीट जारी होता है और इस रीट से, इस रीट का मतलब होता है तो वारंट ऑफ अरेस्ट, सीधे जाके बहादुर बेग और काजी और मुफ्ती क्या हो जाएगा भाई, ये लोग अरेस्ट हो जाएगा और इनको पटना से कहाँ लाया जाएगा, कलकत्ता, और इसको कहाँ डाल दिया जाएगा, जेल में। काफी लंबे समय बाद इनको फाइनली बेल मिलता है, ठीक है, बेल ऑफर होता है काजी और मुफ्ती को और ये रिलीज होते हैं बेल पे, ठीक है। और ये केस 10 दिन तक चलता है सुप्रीम कोर्ट में। द केस वॉज ट्राइड बाय सुप्रीम कोर्ट फॉर 10 days। अब अलग ही मामला चल रहा है, देख रहे हो, अलग ही मामला चल रहा है। 10 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये केस चलता है। उसके बाद जजमेंट क्या आता है, देखो चीफ जस्टिस डिक्लेयर क्या करता है, डैट द काजी एंड मुफ्तीज डैट द विल एंड डेट ऑफ गिफ्ट वेयर फॉर अनप्रूव्ड। आपको मैं फिर से पीछे ले जाऊंगा, है ना। देखो काजी और मुफ्ती क्या बोला था कि, मैं आपको 2 एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो काजी और मुफ्ती क्या बोला था, काजी और मुफ्ती बोला था कि ये जो डीड है ना, गिफ्ट डीड और जो विल है वो दोनों फर्जरी है, ऐसा बोला था। और लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट क्या बोलते इन्वेस्टिगेशन करवाया तो उसमें ये पता चला कि जिस डॉक्यूमेंट पे जो ये विडो थी जो क्लेम करती थी कि वो सारा प्रॉपर्टी मेरा है, वो एक्चुअल में फोर्ज नहीं था। देखो यहाँ पे द डॉक्यूमेंट ऑन विच विडो बेस्ड हर क्लेम, ठीक है, वो जो डॉक्यूमेंट पे जो विडो थी वो जो क्लेम कर रही थी कि सारा प्रॉपर्टी मेरा है, वो एक्चुअल में फर्जरी नहीं था, वही यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। और जो काजी और मुफ्ती थे वो उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया, तो इसीलिए कोर्ट जो है डैमेजेस ग्रांट करती है। कोर्ट जो है डैमेजेस वो अवार्ड देती है, कितने लाख रुपए का, 3 लाख रुपीस का, किसको,
3 लाख रुपीस का ये नादिरा बेगम जो प्लेंटिफ थे, ठीक है, नादिरा बेगम को ये कोर्ट अवार्ड करता है, 3 लाख रुपए उनको मिलता है। और जो डिफेंडेंट है वो जो पे नहीं कर सकते तो उनको ऑर्डर केसेस के लिए दिया गया, भैया जेल में रहो, पे नहीं करोगे तो क्या करोगे, जेल में रहो। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई क्लियर ना। ये लोग जो मुफ्ती काजी थे ना, इन्होंने सीधे अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया नहीं और बोल दिया कि ये जो गिफ्ट डीड है और ये जो आपका इकरारनामा है ये दोनों फॉल्स है, ये दोनों आपका फर्जरी है, लेकिन वो एक्चुअल में था नहीं। ठीक है, और नहीं था तो सही था, और सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दिया कि आपको 3 लाख रुपए देना पड़ेगा। आप नहीं दे पाओगे 3 लाख रुपए तो जाओ भैया जेल में सड़ो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, डिफेंडेंट वेयर डिस्पैच टू कलकत्ता, मतलब ये काजी मुफ्ती लोगों को भेज दिया गया कलकत्ता, अब यहीं पे जेल में रहेगा। अनफॉर्चुनेट काजी थोड़ा बूढ़ा था तो वो ले जाने में ही उसका डेथ हो जाता है, और अदर 3 पर्सन जो थे वो कलकत्ता में रहते हैं। और ये कब तक रहते हैं, 1781 तक, जब एन एक्ट फॉर ब्रिटिश पार्लियामेंट डाइड दैट दे शुड बी डिस्चार्ज। अब इसका ये मतलब है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखो ये केस होता है 1777 से लेके 1780 तक, है ना, यहां तक ये केस होता है। और मैंने आपको बताया था एक 1781 में एक एक्ट आता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और मैंने आपको बताया था ना कि जो भी इन सारे अब मान लो रेगुलेटिंग एक्ट में और पटना केस में, राजा नंद कुमार केस में, कौसीजुरा केस में जो भी डिफेक्ट है ना, सारे डिफेक्ट को सॉल्व करता है ये एक्ट। 1781 का जो ये एक्ट है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास होता है, वो सब डिफेक्ट को रिमूव कर देता है। और जब ये एक्ट आता है उसके बाद फाइनली वो जो 3% जो उतने साल तक जेल में थे वो रिलीज होते हैं, वो डिस्चार्ज होते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। भैया अब लोग अप्रेजल पढ़ेंगे कोर्ट केस का। तो पट्टा केस जो ये क्या करता है, ये हम लोगों को बताता है कंपनी का वीकनेस, है ना, कंपनी का जो जुडिशियल सिस्टम था, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको एक्सपोज करता है, उसमें कितना ज्यादा वीकनेस है इसको एक्सपोज करता है। पार्टिकुलरली सदर दीवानी अदालत, जहां पे अपील जाने के बाद सुनवाई ही नहीं होता था, अपील ऐसे पड़ा हुआ रह जाता था। उसके बाद एक चीज और हम लोग देखे, क्या सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन था, वो जो नेटिव लॉ ऑफिसर थे काजी और मुफ्ती, क्योंकि ये लोग जो है आप देखोगे ना, इट वॉज हेल्ड दैट दिस ऑफिसर्स बिंग सर्विस टू द कंपनी द कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन ओवर देम। वही सब यहां पे सवाल किया जा रहा है, बट सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यूशन दैट द it has also jurisdiction over Bahadur Beg, who was the farmer of the land revenue of company, hence the servant of the company does not appear to be correct. देखो यहाँ पे 2-3 सवाल आया कि जो सुप्रीम कोर्ट है क्या उसका जुरिस्डिक्शन होना चाहिए बहादुर बेग पे। तो ऐसा बताया जाता है कि देखो बहादुर बेग एक फार्मर था तो वो कंपनी का लैंड रेवेन्यू, कंपनी को लैंड रेवेन्यू देता था, तो कहीं ना कहीं वो कंपनी का सर्वेंट हुआ और उस पे सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन हुआ। ये कहीं से भी सही लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो इन सब का जो सॉल्यूशन है, इस सब का सॉल्यूशन कहाँ करा गया भाई? अच्छे से सुप्रीम कोर्ट का फिर जुरिस्डिक्शन डिफाइन करा गया और जो भी डिफेक्ट था सबको सॉल्व करा गया, एन एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके विजिट करो। आपको लॉयर प्रशांत लिखना है सिर्फ, और आपको मेरा टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा, और आप वहाँ पे जाके ये जो प्लेलिस्ट है ना लीगल हिस्ट्री का, अच्छा आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो या सर्च करके देख लेना। और आपको यदि यूट्यूब पे और भी वीडियोस चाहिए लीगल हिस्ट्री का तो आप प्ले लिस्ट जाके विजिट करो लीगल हिस्ट्री का, और आपको वीडियोस मिल जाएगा। किसी भी तरह का और भी क्वेरीज है तो आप मुझे, ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये फेसबुक, टेलीग्राम और सबसे मेन इंस्टाग्राम, आप मुझे यहाँ पे जाके पूछ सकते हो। यदि मैं फ्री रहूँगा तो आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने बहुत लंबे समय तक सोच रहा था कि आपके लिए वीडियोस बनाऊं, और फाइनली आज मुझे टाइम मिला और इसलिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।